प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत भारत की खोज, जो आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में अध्ययन करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल है, उनके अंतर्गत तलाश आपका पाठ 2 है। उसके अंतर्गत देखेंगे भारत के अतीत की झांकी, अर्थात लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस भारत की खोज का रचना किए हैं। इसके अंतर्गत लेखक हमारा जो देश है भारत, उसका अतीत मतलब प्राचीन, और झांकी मतलब होगा जो झलक, अर्थात हमारे भारत देश में पहले जो घटना घटित हुआ है उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत लेखक कहते हैं कि बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। अर्थात ये उस समय का उल्लेख किए हैं कि जब इस पुस्तक को लिखे, और कहते हैं कि इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मतलब जो बीता हुआ समय है उनके बारे में लेखक विश्लेषण कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखें कि लेखक के मन में एक विचार आया कि बचपन की ओर लौटकर याद करने की, मतलब जब वह बचपन में थे तो वह किस प्रकार से रहते थे, उनका यह विचार लेखक को आया और कहने लगा कि मैं वैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। मतलब प्राचीन समय का जो भारत रहा है उस बीच में इनका, लेखक का अपना जो अनुभव है हमारे देश के प्रति, उन्हें उद्गार किए हैं और कहते हैं कि आखिर यह भारत है क्या, भारत किसे कहते हैं। तो अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब प्राचीन समय में हमारे देश में प्रतिनिधि के रूप में कौन थे, ये एक प्रश्न उठता है। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्योंकि प्राचीन शक्ति जिसमें हम कहते हैं कि भारत देश जो है सोने का चिड़िया के नाम से जाना जाता था, विश्व गुरु के नाम से जो प्रसिद्ध था, वह अपनी शक्ति को कैसे खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है कि अभी भी कुछ उसमें शक्ति बची है, ये उनके मन में विचार आया। और विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है या कहा जा सके। इस प्रकार से कई प्रश्न लेखक के मन में आया और आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है, ये कई प्रश्न हैं। उसी प्रकार लेखक सोचने लगा कि भारत मेरे खून में रचा बसा था। लेखक के खून में रचा बसा है मतलब कि उनको बारीकी से ज्ञान है भारत के बारे में। इसके बावजूद भी मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। इसके बावजूद क्योंकि ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, अवशेष मतलब जो बीता जा चुका है, जिन्हें उसने देखा था और नापसंद करता था, अर्थात लेखक को पसंद नहीं था जो बीता हुआ जो समय है उससे। और एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर के पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा
जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता, मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। मतलब कई प्रकार से यदि मैं बाहरी आलोचक के रूप में देखूं अपने आप को, तो भारत के बारे में कई प्रकार की शंकाएं मेरे मन में जागृत होती है। और क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत में बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। और कहते हैं कि वह मजबूत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। कहने का मतलब यह है कि जो भी घटना घटित हुआ है, वह यदि ऐसा नहीं होता तो आज हमारा देश का जो अस्तित्व है वह इस रूप में नहीं होता। इस प्रकार हमको देखने के लिए नहीं मिलता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था जिनके वजह से हमारा भारत देश का अस्तित्व आज भी सुरक्षित है? लेखक कहते हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम में जो सिंधु घाटी है, वहाँ मोहनजोदड़ो में एक टीले पर खड़ा था। आप इतिहास में पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी के संबंध में लेखक ने कहा कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि मोहनजोदड़ो वहाँ पर एक टीला बना हुआ है, वहाँ मैं खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर, प्राचीन मतलब पहले के जो बीता हुआ समय है उसका नगर है, और वहाँ बनने वाले घर और गलियाँ बिखरी थी, अर्थात वहाँ पर निर्जन है जगह, केवल खंडहर है, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। मतलब 5000 साल पहले यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर रहते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इस प्रकार से भी हम अपने भारतीय सभ्यता के बारे में जानते हैं कि कितना विकास कर रहे हैं। इस प्रकार से भारत को हम विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम जानते हैं। लेकिन वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो आप पढ़ रहे हैं, वे पूर्णतः विकसित सभ्यता के रूप में ख्याति प्राप्त थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का एक रीज़न है, एक कारण है, और इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार क्या है कि पूर्ण रूपेण भारतीयपन, कोई दिखावा नहीं। कोई पश्चिम का जो देश है, अमेरिका जो देश है, उससे किसी भी प्रकार से अपने देश में दिखावा करने के लिए वहाँ की संस्कृति को, यहाँ वहाँ की सभ्यता को, वहाँ के भोजन को, वस्त्र को यहाँ पर लादने की आवश्यकता नहीं है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक साल तक निरंतर बनी रहे, जिनका आज उदाहरण के लिए हमें मिला है, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रह करके। हम देखते हैं कि इस संसार में फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, ये सब मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। मतलब जो सिंधु घाटी का सभ्यता है, वहाँ के जो निवासी हैं, वे लोग फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब और मध्य एशिया, यहाँ के लोगों से संपर्क में रहा, और फिर भी भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ।
फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला तक नहीं, वह अपने आप में डिगा भी नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? और लेखक कहते हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा, उनको मैं समझा और सूझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी जो यात्री, उनके साथ जो भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं को की दास्तान छोड़ गए थे, मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बिरोदोर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों अर्थात पुराने कथाओं और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। प्राचीन भारत के संबंध में जो दंत कथा कही जाती है, जो कई प्रकार के मिथक प्रचलित है, उनके संबंध में लेखक कहते हैं कि उन्हें मैं पढ़ा, उनको समझा, ये मुझे अवसर मिला और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। ऐसे भारत देश और पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। किनकी ओर? भारत देश की ओर। और इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया, अपने तरफ मुझे प्रभावित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। अर्थात यदि मुझे भारत देश में नदी, पर्वत, मैदान, पठार इत्यादि को यदि देखने का अवसर मिलता है, तब मुझे ज्ञात होता है प्राचीन भारत का। इन सभी स्थानों को देखने के बाद और प्राचीन समय में जो हमारे देश में कई विदेशी यात्री भारत यात्रा में पहुँचे और अनेक अपने वृतांत लिखे, उन सभी को देख करके मेरा जो मन है वह प्राचीन भारत की ओर ताज़ा हो जाता है। स्मृति पुनः वापस आ जाती है और इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले और विशेष करके जो कई फौजें हैं वह हमारे देश में आती रही। हम देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई वह पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दूसरों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मेरे मैदान के बीच शांत और रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। अर्थात जो नदियां हैं किस प्रकार से हिमालय से निकल करके भारत देश में सर्वत्र विचरण करते रहती है, उसे लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से उल्लेख किए हैं। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। मतलब यमुना नदी के संबंध में कई प्रकार का नृत्य, कई प्रकार का गीत, कई प्रकार का नाटक जो हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ में ही भारत के हृदय पर राज किया है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो गंगा की जो महिमा है, जो विशेषता है, वह अन्य सभी नदियों से बहुत ही आगे है, बहुत ही ज़्यादा है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। यह नदी जो है
इसीलिए अभी वर्तमान में गंगा बचाओ जो अभियान है वह जारी है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्य और संस्कृति की कहानी बताती है कि किस प्रकार से हमारा देश नदियों से, पर्वतों से, कई प्रकार के वृक्षों से, औषधियों से और सभ्य मानव जातियों से भरा हुआ देश कितना विशाल है। लेखक कहते हैं कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। जिस प्रकार से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा है मैंने, और कहते हैं कि आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी मैंने देखा। प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। प्रत्येक जो पत्थर उसमें इमारत में लगे हुए हैं, जिस भवन में प्रयोग में लाया गया है, उससे हमको भारत के अतीत की गाथा का पता चलता है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश का एक जो जगह है इलाहाबाद, वहाँ की बात करें तो, या फिर हरिद्वार की यदि हम बात करें तो महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और वैसे ही जैसे हजारों वर्ष में उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोने कोने से वहाँ पर उपस्थित होते थे, विराजमान होते थे और अपने आप को पुण्य करने के कारण, पुण्य प्राप्त करने हेतु वहाँ पर पहुँचते थे। इसी प्रकार से मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए पर्वों के वर्णनों को मैं याद करता हूँ। वह उस समय भी ये मेले बहुत ही पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत अर्थात आश्चर्य होती है, अचरज होता है कि वह कौन सी ऐसी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों के सहारे भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। अर्थात हमारे भारत देश की बात करें तो ऐसा कौन सा विशेषता है जिसके वजह से यहाँ के लोग इस नदी के किनारे, पर्वत के किनारे, वृक्ष के किनारे आकर्षित होने के लिए विवश हुए। इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मैं अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अर्थात जितना भी मैं बाहर गया, कई प्रकार के जो नदी है, पर्वत है, कई प्रकार का पर्व है, मेला है, उस अवसर पर मैं गया तो मुझे इतिहास को जानने का एक ज्ञान प्राप्त हुआ, अंतर्दृष्टि प्राप्त हुआ। अंतर मतलब अंदर से, दृष्टि मतलब देखने की क्षमता जागृत हुई। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा, अर्थात जागृत होने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे। कहने का मतलब हमारे समय के पहले कई ऐसे महान विभूति इस भारत में जन्म लिए जो हंसते हुए, रोते हुए और पीड़ा को भोगते हुए वे लोग इस संसार सागर से विदा हो गए। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जिंदगी की जानकारी और समझ जो है बढ़ा लिए थे। इस अतीत के सैकड़ों सजीव मेरे चित्र सामने, मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित होते हैं। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा हो जाता था। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।